एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता है सुबह के बज चुके हैं 7 और मैं लेके चल रही हूँ आपको एनसीईआरटी की हेवन। आज का हमारा चैप्टर है क्लास 6 की हिस्ट्री की चैप्टर 7 अशोका द एम्परर हु गेव अप वर्ल्ड। इस चैप्टर का नेम अभी चेंज हो गया है। अभी इस चैप्टर का नेम है फ्रॉम ए किंगडम टू एन एम्पायर। सब कंफ्यूज मत होना, ये एक ही चैप्टर है। यहाँ पर है अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर और मेरी चैनल पर जो चैप्टर एक्सप्लेनेशन है वहाँ पर इसका नाम है फ्रॉम ए किंगडम टू एन एम्पायर। इस वीडियो पर हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। इस चैप्टर का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एंड सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन को आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, आपको समझाने वाली हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेक ए लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल हु लिव्ड विद इन द मौर्यन एम्पायर। जो मौर्यन एम्पायर के साथ में जो लोग रहते थे उनका ऑक्यूपेशंस क्या था, वो क्या वर्क करते थे, इस क्वेश्चन पर पूछा गया। और एक बात मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर का अगर एक्सप्लेनेशन का वीडियो आपने नहीं देखा अभी तक तो पहले जाके वो देख लो, वहाँ पर चैप्टर पर मैंने सब कुछ अच्छे से समझा दिया है। फिर यहाँ पर आना और इसको देखना, तब आपको ही सारे आंसर पता होगा, सारे क्वेश्चन के सारे आंसर आपको पता होगा तब अगर आपने चैप्टर देख लिए हो। इसका आंसर है मौर्यन एम्पायर के जो लोग थे उस एम्पायर की वो क्या क्या करते थे। वो फार्मिंग करते थे, वो हैंडीक्राफ्ट्स थे, वो आर्ट वगैरह करते थे, वो ट्रेडिंग करते थे मींस बिजनेस करते थे, वो बहुत तरह की, वो हार्डिंग करते थे, वो हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे। हार्डिंग मींस वो कुछ एनिमल्स को भी पालते थे और वो हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे। सारा टाइप का लुक्स थे इस मौर्यन एम्पायर में, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एम्पायर था, आज के इंडिया से भी बड़ा एम्पायर था उस टाइम। अफगानिस्तान पाकिस्तान को लेकर सारा पूरा इंडिया था, बस साउथ इंडिया की थोड़ा सा पार्ट और जो आज का उड़ीसा है वो बस नहीं था मौर्यन एम्पायर की पार्ट। और कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये फिल द ब्लैंक्स है हमारा। ऑफिशियल्स कलेक्टेड days from the area under the direct control of the ruler. Officials collected taxes from the area under the direct control of the ruler. Basically जो officials थे वो taxes collect करते थे, उनका काम था यही। Royal princes often went to the provinces as governor. जो उनका रॉयल प्रिंसेस थे, जो उनकी फैमिली के ही मेंबर थे, वो एज ए गवर्नर जाते थे, जैसे कि तक्षशिला एंड उज्जैन में उनकी कैपिटल, और कैपिटल जो है वहाँ पर गवर्नर जाते थे वही लोग। द मौर्यन रूलर्स ट्राइड टू कंट्रोल डेसेंडेंट्स व्हिच वेर इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट रोड्स एंड रिवर्स। जो मौर्यन रूलर है वो रोड्स एंड रिवर को कंट्रोल करते थे। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वहाँ से उनकी सारी बिजनेस, सब कुछ इनपुट आउटपुट सब कुछ वहाँ से ही होता था। नेक्स्ट है people in forested regions provided the Mauryan officials with elephants, timber and honey. ये जो फॉरेस्ट पे जो लोग रहते थे उस टाइम, वो प्रोवाइड करते थे एज ए टैक्स के फॉर्म में। एलिफेंट्स प्रोवाइड करते थे, हानी प्रोवाइड करते थे, और भी जंगलों में पहाड़ों में जो भी खास चीज़ मिल जाए तो वो राजा को दे देते थे, जैसे कि जड़ी बूटी, कोई औषधि, ये सब चीज़ वो प्रोवाइड कर देते थे किंग को एज ए टैक्स के फॉर्म में। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। अब आ चुके हैं हमारी ट्रू और फॉल्स की बारी। उज्जैन वॉज द गेट वे टू द नॉर्थ वेस्ट। क्या उज्जैन जो है कैपिटल सिटी वो क्या नॉर्थ वेस्ट की गेटवे है? इसका आंसर है फॉल्स। तक्षशिला है ए प्रोविंस ऑफ मौर्यन एम्पायर वॉज द गेटवे ऑफ द नॉर्थ वेस्ट। अगर आपने चैप्टर पर मैप पे देखा कि उज्जैन है साउथ एरिया पर, तो उज्जैन कैसे होगा नॉर्थ वेस्ट के गेटवे? नॉर्थ वेस्ट पर जो कैपिटल है वो है तक्षशिला। तक्षशिला है मौर्यन एम्पायर का नॉर्थ वेस्ट का गेटवे। नेक्स्ट है हमारा चंद्रगुप्तास आइडिया वर रिटन डाउन इन द अर्थशास्त्र। गलत है, फॉल्स। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र को लेकर, अर्थशास्त्र इज इन संस्कृत वर्ड व्हिच मीन्स इकोनॉमिक साइंसेस। आइडियाज ऑफ कौटिल्य और चाणक्य वर रिटन डाउन इन अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पर चंद्रगुप्ता की आइडिया नहीं, अर्थशास्त्र पर कौटिल्य और चाणक्य की आइडियाज लिखा गया। चाणक्य और कौटिल्य वाज द एडवाइजर ऑफ गुरु ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य। चंद्रगुप्ता मौर्य के गुरु और एडवाइजर थे कौन? चाणक्य और कौटिल्य।
कलिंगा वॉज द एंशियंट नेम ऑफ बंगाल। क्या कलिंगा बंगाल के एंशियंट नेम है था उस टाइम? तो बिल्कुल फॉल्स है भाई। कलिंगा, जैसे हमको पता ही है, कलिंगा उड़ीसा का एंशियंट टाइम का नाम था, क्योंकि चैप्टर पर हमने ऑलरेडी पढ़ लिया ये सब। ये देखो आप। नेक्स्ट है, मोस्ट अशोका इंस्क्रिप्शंस आर इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। क्या अशोका की इंस्क्रिप्शंस ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी? ऑब्वियसली ट्रू। ब्राह्मी स्क्रिप्ट इज द पेरेंट लैंग्वेज ऑफ हिंदी। ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है वो हिंदी का ही पेरेंट लैंग्वेज है। और एंड मैनी अदर नॉर्थ इंडियन लैंग्वेज अशोका इंस्क्रिप्शंस वर रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। इट वाज मोस्ट कॉमनली यूज्ड लैंग्वेज। सो ये उस टाइम ना कॉमनली यूज्ड होता था, इसीलिए अशोका ने जो लोकल लैंग्वेज है, ना तो संस्कृत में इसलिए नहीं लिखा, ना लिखे, जो लोकल लैंग्वेज है वहाँ उस पर अपने इंस्क्रिप्शंस लिखा अशोका ने। What were the problems that Ashoka wanted to solve by introducing Dhamma? So Dharma जो है वही है Dhamma, बस यहाँ पर Dhamma है पर इसका मीनिंग है धर्म। सो अशोका जो है अपनी Dhamma को प्रचार करना चाह रहे थे कौन से प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन के लिए। Emperor Ashoka wanted to solve the following problems by introducing Dhamma. Conflict between people from different religions. So लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता था डिफरेंट रिलीजियन के वजह से, उनकी धर्म के वजह से लोग झगड़ जाते थे। क्यों? क्योंकि जिसका भी जो धर्म है वो समझता था मेरा धर्म अच्छा है और सबका बुरा है, सबको इन्फीरियर समझता था, बस इसीलिए झगड़ा हो जाता था। और इसीलिए अशोका थे परेशान। और सेक्रीफाइसिंग एनिमल्स फॉर रिलीजियस रिचुअल्स, और पूजा के लिए और जैसे कि कुछ प्रेइंग के लिए वो लोग एनिमल्स को सेक्रीफाइस कर देते थे। सो इससे भी अशोका थे परेशान, क्योंकि वो बुद्धिस्ट को फॉलो करते थे और बुद्धिस्ट ये सब को नहीं मानता था। बुद्धिस्ट रिलीजियन ये सब नहीं सपोर्ट करता इन सब का एनिमल सेक्रीफाइसेस। ट्रीटमेंट, इल ट्रीटमेंट ऑफ सर्वेंट्स एंड स्लेव, और जो नौकर होते थे उस टाइम उनके साथ तो बहुत ही गलत बिहेव होता था। सो उसको भी लेकर अशोका थे परेशान। फाइट्स बिटवीन नेबर्स ओवर पिटी इश्यूज। सो छोटे छोटे चीज़ों को लेकर जो पड़ोसी है उनके साथ झगड़ा हो जाता था लोगों का। सो ये सब चाहते हैं अशोका इन सब को सॉल्व करना, ये सब ना हो, लोग शांति से रहे एक दूसरे के साथ। धम्मा इज ए प्राकृत वर्ड व्हिच मीन्स धर्म। जैसे मैंने आपको बताया था धम्मा का ही मीनिंग है धर्म। व्हाट वेयर द मीन्स एडॉप्टेड बाय अशोका इज स्प्रेड द मैसेज ऑफ द धम्मा। सो अशोका एडॉप्टेड द फॉलोइंग मीन्स टू स्प्रेड हिज मैसेज ऑफ धम्मा। अशोका क्या क्या मैसेज स्प्रेड करते थे धम्मा के रूप में। सो ही अपॉइंटेड ऑफिशियल्स कॉल्ड धम्मा महम्मता हु वेंट टू डिफरेंट प्लेसेस टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्मा। सो उन्होंने कुछ ऑफिशियल्स अपॉइंट कर लिया धम्मा को स्प्रेड करने के लिए। उनको क्या कहा जाता है? उनको धम्मा महम्मता कहा जाता था। और डिफरेंट प्लेसेस पर वो धम्मा महम्मता जाते थे और जाकर मैसेज देते थे धम्मा की। ही सेंट मैसेंजर्स टू इजिप्ट एंड शायरिया विद द मैसेज ऑफ धम्मा। ऐसा नहीं सिर्फ उनकी एम्पायर में, सिर्फ मौर्यन एम्पायर में, वो और भी देशों पे लाइक इजिप्ट एंड शायरिया पर अपनी मैसेज धम्मा की मैसेज प्रचार करते थे। ही गॉट हिज मैसेज inscribed on pillars and rocks so that common man can read them. So वो पिलर्स और रॉक्स पर अपनी इंस्क्रिप्शन लिख लेते थे, धम्मा की जो भी मैसेज है वो लिख लेते थे, ताकि जो कॉमन पीपल है वो पढ़कर समझ जाए कि ये सब करना है हमें, ये सब नहीं करना, इस रास्ते चलना है, इस रास्ते नहीं चलना। वही चीज़ ऑफिशियल्स वेयर डायरेक्टेड टू रीड आउट द मैसेजेस इंस्क्राइब्ड ऑन पिलर्स टू दोज हु कुड नॉट रीड। और भी एक चीज़ वो करते थे, जो ऑफिशियल्स है उनको भेजते थे साथ में, ताकि जो पढ़ नहीं सकते, जो पढ़ाई करना नहीं जानते थे, तो उनको बताए, उनको पढ़कर सुनाए। इसलिए भी उन्होंने ऑफिशियल्स कलेक्ट करके रखा था। Why do you think slaves and servants were ill treated? Do you think the order of the emperor would have improved their condition? Give reasons for your answer. Slaves and servants were ill treated owing the following reasons. They were mainly prisoners of wars. They were people from the लोवेस्ट सोसाइटी ऑर्डर। सो इनको आप देख लेना किस लिए लोगों के साथ स्लेव्स और सर्वेंट्स के साथ गलत ट्रीट होता था, और क्या उसके बाद चेंजेस आया सोसाइटी में अशोका के इंस्क्रिप्शंस के बाद। सो यहाँ से आप देख लेना इसको। सो मैं आपको समझा देती हूँ ऐसे ही। सो जो भी लोग किंग की
जो आदेश है वो नहीं मानते थे उनको पानिश भी किया जाता था, कि स्लेव के साथ अगर गलत ट्रीट करते थे तो उनको पानिश किया जाता था। इसीलिए लोग डर कर यह सब चीज़ नहीं करते और राजा के आदेश मानते थे। इसीलिए सोसाइटी पर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिला उस टाइम। अब आ चुके हैं, लेट्स डू। Write a short paragraph explaining to Roshan why the lions are shown on our currency notes. List at least one or other object on which you see them. So वो जो lion थे, हमारी जो notes है, जो हमारी रुपीस है, उस पर जो लायन का पिक्चर होता है 3, एक्चुअली वो होते हैं 4, पर साइड से देखने को हमको 3 नज़र आते हैं, इसलिए 3 होते हैं। सो वो जो 3 लायंस है उनको किस लिए नोट्स पर रखा गया, चलो अब इसको जानते हैं। अशोकन पिलर इन सारनाथ हैज़ 4 लायंस ऑन टॉप ऑफ इट। सो अशोकन जो पिलर है सारनाथ पर, सो वहाँ पर 4 लायन है। लॉर्ड बुद्धा गेव हिज फास्ट टीचिंग इन सारनाथ। जो बुद्धा थे उन्होंने फास्ट टीचिंग किया था सारनाथ पर, अपने एनलाइटमेंट के बाद बुद्ध गया पर। द 4 लायंस आर रिलेटेड टू बुद्धिज्म एंड सिग्निफाई पीस एंड फ्रेंडशिप। ये जो 4 लायन है ये बुद्धिज्म के रिलेटेड है, वो सिग्निफाई करते हैं शांति और फ्रेंडशिप। ड्यूरिंग आवर बैटल फॉर इंडिपेंडेंस बुद्धिस्ट आइडियाज ऑफ नॉन वायलेंस inspired our struggle. So these lions on our symbol signify truth, peace, friendliness and also remind us of our great culture. So ये जो 4 लायन है हमारे पैसों पर रहती है, ये सिग्निफाई करती है ट्रूथ और पीस, शांति और फ्रेंडलीनेस, सबके साथ दोस्त बन के रहो, और रिमाइंड आवर ग्रेट कल्चर, और हमारा जो ब्यूटीफुल कल्चर है उसको भी रिमाइंड करती है। वी कैन सी दिस सिंबल ऑन द एम्बलम of Supreme Court of India, CBI, police and almost all government departments. Suppose you had the power to inscribe your orders, what 4 commands would you like to issue? ये आप देख लेना। सो यहाँ पर ख़त्म हुआ हमारा इस चैप्टर का सारे NCERT सॉल्यूशंस एंड सारे क्वेश्चन आंसर्स। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, और भी NCERT सॉल्यूशंस और NCERT के चैप्टर एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके जाना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।